नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संध्या त्रिपाठी द लॉजिकल इंडियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एफआईआर पे बात करने आई हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज के लिए, और जो नया कानून आया है इससे लोगों के मन में बहुत तरह तरह की आशंकाएं भी उठ रही हैं और सुनने में बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि घर बैठे व्हाट्सएप से भी एफआईआर हो सकती है। आज इसी विषय पर मैं बात करना चाहूँगी विधि विशेषज्ञ पंकज कुमार त्रिपाठी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लॉजिकल इंडियन चैनल में। और मैं चाहूँगी कि मेरे जो दर्शकगण हैं उनको आप एफआईआर के बारे में बताएं। आज के टाइम में जो नया लॉ आया है बीएनएसएस, इसमें लोगों के कहने से, अगर हम लोगों की बातों को देखें तो जो लोग लॉ नहीं जानते हैं, ख़ास तौर से उनके लिए, तो वो लोगों की बातों को सुन कर के बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में गढ़ ले रहे हैं कि एफआईआर, या तो सोच रहे हैं कि अब बहुत कठिन हो गया एफआईआर लॉन्च कराना, या बहुत आसान हो गया। तो सर, मैं इसी विषय पे जानना चाहूँगी कि कानून में क्या लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से और मेरे दर्शकगण के भी हिसाब से आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाए। धन्यवाद संध्या जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना है। जब कभी अपराध हो जाता है तो न्यायिक मशीनरी को गतिशील करना सबसे पहली चुनौती होती है। न्याय पाने के लिए व्यक्ति को कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के पास जाना होता है। ऐसे में जो सबसे पहला तंत्र है वो है पुलिस तंत्र, और वहाँ जाकर जो वो सूचना देता है उसे प्रथम सूचना कहते हैं। वह सूचना अभिलिखित कर लिए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कही जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, शॉर्टकट FIR। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी मामलों में नहीं दर्ज होती। आम जनता शायद इसको नहीं समझेगी। आम जनता की जिम्मेदारी है कि उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ, जो घटना घटी, उसको जाकर के या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में थानेदार को या थानेदार के द्वारा अधिकृत जो वहाँ मुहर्रिर होता है, हेड क्लर्क, उसको वो बताए। अगर लिखित रूप में आप दे रहे हैं तो क्योंकि आप ही लिखित रूप में दे रहे हैं, वो जैसे आप दिए हैं वैसे ही दर्ज की जाएगी। और अगर आप मौखिक रूप से बता रहे हैं तो उसको वो लिखित करेगा, फिर पढ़कर सुनाएगा, आपसे पूछेगा कि आप जो बोलना चाह रहे थे यही है। आप कहेंगे हाँ हुजूर, यही हम बोल रहे थे, तो उस पर फिर आपके हस्ताक्षर ले लेगा। जो लिखित में आप दिए होंगे तो उस पर भी हस्ताक्षर ले लेगा और उसकी एक कॉपी आपको दे देगा। ये एफआईआर दर्ज करने की पद्धति है। लेकिन अभी वो एफआईआर दर्ज करेगा कि नहीं करेगा, बीच में वो डिसाइड करेगा। वो किस आधार पर? मैंने अभी बताया कि आम आदमी इस बात को नहीं जानता। जब आप किसी घटना की सूचना देते हैं, जैसे आपने कहा कि एक आदमी वहाँ जा रहा था और वहाँ किसी बात पर कहा सुनी हो गई, 4-6 लोग उसको लात घूंसे से मारने लगे, उसकी सांस अटक गई और जैसे ही लोग देखे कि वो मूर्छित हुआ, लोग छोड़कर भाग गए। अब ये घटना है, ये हत्या है, यह हत्या से छोटा अपराध है, ये एक अलग विषय है। घटना की सूचना तो उसने दे दी। जी। तो अपराध की जो सूचना मिली है, उस सूचना से अगर संज्ञेय अपराध का गठन हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? पुलिस वाला। जी। जो आपने सूचना दी है, अगर उससे लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, संज्ञेय अपराध गठित हो रहा है, तब तो वो एफआईआर दर्ज करेगा। मौखिक दे रहे हैं तो लिखित करके सुनाएगा, फिर आपके हस्ताक्षर लेगा। लिखित में दे रहे हैं, पढ़ लिया, हस्ताक्षर कराएगा और उसकी एक कॉपी दे देगा। आपने बोला है, उसने लिखा है, हस्ताक्षर कराया, तो उसकी भी एक कॉपी देगा। यानी एफआईआर केवल तब की जाएगी, दर्ज की जाएगी, जब आपके द्वारा दी गई सूचना से पुलिस वाले के हिसाब से संज्ञेय अपराध बन रहा हो। जी। तो उसमें वो धारा लिखते हुए कि कौन से धारा, आपकी सूचना के आधार पर किस कानून की किस धारा में अपराध बन रहा है, जिस धारा का नाम लिखेगा, संख्या लिखेगा, वो दंड की धारा होगी और संज्ञेय अपराध जरूर होना चाहिए। अगर उसे लगता है कि जो सूचना आपने दी है वो संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय है,
तो आपकी बात को मोटे मोटे कहीं लिख लेगा, लिखित में दे रहे हैं एज इट इज रख लेगा, और आपको बताएगा कि आप थाने में मत आइए, थाना से इसका उपचार नहीं है, आप इसके लिए सीधे जाइए मजिस्ट्रेट के पास। क्योंकि जो असंज्ञेय अपराध हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं, जो छोटे अपराध हैं, जो कम गंभीर हैं, उन अपराधों के लिए पुलिस सीधे एक्शन नहीं लेती। गंभीर अपराधों के लिए पुलिस को रिजर्व किया गया है। तो एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो करेगी, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं करेगी जी। अगर आपने ये सूचना दी कि फला ने गोली चलाकर फला को मार दिया, तो अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि ये कौन सा अपराध है। गोली चलाकर मार दिया, ये प्रथम दृष्टया सूचना के आधार पर हत्या दिख रहा है जी। इसमें उसको एफआईआर लिखनी ही होगी। यानी अगर सूचना से यह स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध बन रहा है, तो पुलिस वाले की ड्यूटी है एफआईआर रजिस्टर करना। तो पहली बात तो यह है कि सूचना कैसे दी जाएगी। लिखित दी जा सकती है, उस पर उसके सामने हस्ताक्षर करना होगा, घर से हस्ताक्षर करके नहीं ले जाना है, उसके सामने हस्ताक्षर करना होगा। मौखिक अगर दे रहे हैं तो मुहर्रिर लिखवाएगा, खुद पढ़कर सुनाएगा, आप कहेंगे जी हुजूर वही सूचना है, तो हस्ताक्षर कराएगा आपसे। दोनों ही दशा में वो लेखबद्ध हो गई, हस्ताक्षरित हो गई। अब उसकी एक कॉपी धारा लगा करके आपको दे देगा, क्योंकि वो सूचना दर्ज कर रहा है का मतलब है उसके हिसाब से संज्ञेय अपराध हुआ है। सर मैं बीच में रोकना चाह रही हूँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि अब घर बैठे भी एफआईआर हो जाएगी, और अभी हाल ही में मैंने कहीं देखा कि अब व्हाट्सएप के थ्रू भी आप एफआईआर लिखवा सकते। जी, ऐसी व्यवस्था की गई है। ये जो नई संहिता बनी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले BNSS कहा है जी, जो CRPC की जगह ली है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, इसकी धारा 173 में सेक्शन 173 में एफआईआर का प्रोविजन है जी। इसमें यह लिखा हुआ है कि मौखिक सूचना देकर जिसे थानेदार लिखबद्ध करेगा, लिखित में सूचना देकर जिसे सूचना देने वाला वहाँ हस्ताक्षरित करेगा, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है जी। लेकिन जहाँ मौखिक देगा, थानेदार लेखबद्ध कराएगा, पढ़कर सुनाएगा, फिर हस्ताक्षर कराएगा। लेखबद्ध देगा तो थानेदार हस्ताक्षर कराएगा केवल। वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप दे रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि सूचनादाता व्हाट्सएप से या अन्यथा सूचना देने के 3 दिन के भीतर थाने पर जा करके वहाँ हस्ताक्षर न करे। यानी जरा देखिए, जब आप लिखित रूप से दे रहे थे तो आपने तो लिखित दिया ही है, बस वहीं हस्ताक्षर करना है दरोगा के सामने। जब आप मौखिक दिए हैं तो उसकी ही ड्यूटी है कि वो लिखे, और जो आप बोले वही लिखे, इसलिए पढ़कर सुनाए, फिर आपसे हस्ताक्षर करा लेगा। हस्ताक्षर हो रही है दोनों दशा में, कोई हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा, अंगूठा निशानी लगाएगा। जी जी। लेकिन जब आप व्हाट्सएप से किए हैं तो भी हस्ताक्षर चाहिए। हाँ सर, इसका ये मतलब हुआ कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कर दीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करिए, बट आपको वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी जी। इसमें क्या है कि आपको 3 दिन के भीतर जा करके वहाँ हस्ताक्षर करना है। अगर 3 दिन के भीतर आप नहीं गए तो ये मान लिया जाएगा कि आपने रिपोर्ट करने के लिए सूचना नहीं दी थी, यानी उस पर अब कोई एक्शन नहीं होगा। सर मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकगण को भी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी सारी चीज़ें। सर ये तो बात हो गई एफआईआर कैसे दर्ज कराएं, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। लेकिन एक बात ये होती है कि थाने पे चले जाते हैं लोग, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वहाँ पे एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाती है। हाँ, अक्सर होता है, अक्सर होता जी है। जी सर, तो पीड़ित व्यक्ति क्या करे जब एफआईआर उसकी दर्ज ही ना हो? देखिए, एफआईआर दर्ज न होने पर 2 तरह की व्यवस्था है जी। एक व्यवस्था तो यह है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कैसे आगे बढ़ें, और दूसरा है कि जो अधिकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था, जिसकी ड्यूटी थी, उसके खिलाफ क्या एक्शन हो। ये 2 कानून हैं। तो अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है, पहले हम इस हैंड को लेकर चलते हैं जी। तो हम कैसे एफआईआर दर्ज कराएं, न्यायिक तंत्र को कैसे गतिशील करें कि हमें न्याय मिले। तो धारा 173 में ही उपाय लिखा है। पहले जो धारा 154 थी उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने अपराध की सूचना संक्षिप्त रूप से अब लेखबद्ध करनी होगी, चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। लेखबद्ध करके
रजिस्टर्ड डाक के जरिए इलाके के एसपी, एसएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिस रैंक का अधिकारी वहाँ सबसे बड़ा अधिकारी हो, उसको आप भेजिए। आपकी सूचना पाने के बाद उसकी ड्यूटी बनाई गई है कि वो अगर उसको लगता है कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो उस पर वो एफआईआर दर्ज करवाए, स्वयं इन्वेस्टिगेशन करे या थानेदार से या किसी और पुलिस अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन कराए। यानी अगर थानेदार ने एक्शन नहीं लिया तो एसपी के पास जाने की पावर, और एसपी से भी ऊपर अगर उस जिले में एसएसपी है तो एसएसपी के पास। अगर वो कमिश्नरी इलाका है, जैसे आपका कानपुर है, लखनऊ है इस समय, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, यानी सबसे टॉप अधिकारी के पास सीधे जाने की पावर है। लेकिन वो पत्र लेकर नहीं जाना है, डाक से भेजना है। अगर वहाँ भी कोई एक्शन ना हो, आप वहाँ भी पत्र भेज दिए, रसीद आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए रजिस्टर्ड पोस्ट की बात है जी। और रजिस्टर्ड पोस्ट की बात है तो उसकी रसीद जरूर हाथ में होनी चाहिए। फिर वही रसीद लगा करके जो पत्र आपने एसएसपी को भेजा था उसकी कॉपी लगा करके मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, अब आप अदालत में जाइए और वहाँ शिकायत करिए कि हुजूर हमने इनको सूचना दी लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश करिए और अन्वेषण का आदेश करिए। तो इस तरह से थानेदार द्वारा नकारे जाने पर 2 जगह जाने का अधिकार है, एक के बाद एक 2 जगह जी, जो अमूमन आम लोग नहीं जानते हैं सर। हाँ, आम लोग नहीं जानते हैं, अधिवक्ता लोग तो हम लोग तो जानते ही हैं इसको जी, आम लोग इसको नहीं जानते हैं। और एक बात इसमें और बता दें कि पहले जो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने का अवसर था वो अधिकार के रूप में नहीं लिखा था बल्कि मजिस्ट्रेट की शक्ति के रूप में लिखा था। और सीआरपीसी में जी, हम मजिस्ट्रेट की शक्ति के प्रयोग के लिए उसको आवेदन करते थे धारा 156(3) में जी। अब वो हमारे अधिकार के रूप में बीएनएसएस में लिख दिया गया जी। ये बहुत बड़ा राइट मिल गया सर, एक राइट मिल गया जी। पहले भी हम लोग थानेदार के द्वारा एफआईआर न लिखने पर, एसएसपी के द्वारा भी न एक्शन लेने पर अधिवक्ता लोग अपने क्लाइंट को सुझाव देते थे और जाते भी थे जी। एक आवेदन करते थे मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन वो मजिस्ट्रेट की शक्ति थी जी। हमें आवेदन करने का हक नहीं था जी। अब वो उसके पे था कि वो ले अपनी शक्ति का प्रयोग करे या न करे, क्योंकि शक्ति उसकी थी जी। अब हमें आवेदन करने का सुस्पष्ट लिखित रूप में हक दे दिया गया जी। ये नया बदलाव हुआ है बीएनएस। इस दृष्टि से देखा जाए तो सीआरपीसी के प्रावधान की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो गई जी। लेकिन ये सर, इस तरह की चर्चा और इस तरह के नॉलेज लोगों को पता नहीं है सर। हाँ, जो मेरे पास बहुत सारी पोस्ट आती है, हम तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, जो लोग आम जन भी लोग हैं, बहुत सारी लोगों के वीडियो भेजते रहते हैं, तो वो केवल अफवाहों के तहत जाते रहते हैं। इस संदर्भ में संध्या जी मेरा कहना है कि सरकार की सर्वाधिक आलोचना करने वालों में से मैं स्वयं एक हूँ जी, बिल्कुल। लेकिन हम अपनी सरकार को कभी ये न समझें कि सरकार हमारी दुश्मन है जी। सरकार किसी की भी हो, वो सरकार हमारी है जी। सरकार के गलत नीतियों की हम आलोचना करेंगे, लेकिन सरकार के बनाए कानून को हमें जनता के हिसाब से देखना होगा। अगर हम कानून के बारे में अफवाह फैला देंगे ताकि सरकार कमज़ोर पड़ जाए तो सरकारें तो नहीं कमज़ोर पड़ेंगी, एक के बाद एक दूसरी आ जाएंगी जी। लेकिन कानून के बारे में अगर जनता में दहशत हो जाएगी तो पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी या जो छद्म छल वाले लोग हैं, मैं गलत अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, सही लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे लोग कानून के बारे में इसी गफलत का दहशतकारी माहौल बनाएंगे, का दुरुपयोग करके लोगों को डराएंगे और धन उगा लेंगे। होता भी है सर, जो लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली जो चलता रहता है समाज में उसी को लेकर के लोग चलते हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं कि कानून की किताब में कुछ लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ही चलो। लेकिन मैं तो जो किताब में लिखा हो चलाता हूँ। तो सर, तो तभी तो फिर आपके जरिए लोगों को उम्मीदें ज़्यादा जग रही है ना, लोगों को लग रहा है कि नहीं, आप अगर कोई बात कह देंगे कानून की बातें तो वो 100% सही है जी। तो अब हमको 2 उपाय मिल गए, पहले भी थे लेकिन अब स्पष्ट रूप से मिल गए कि अगर थानेदार एफआईआर नहीं लिखेगा तो हम एसएसपी के पास जाएंगे और अगर वो भी एक्शन नहीं लेगा तो हम मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करेंगे। ये तो हो गई एफआईआर न लिखे जाने पर व्यवस्था जी। अब दूसरी बात कि जिसने एफआईआर नहीं लिखा उसने कानून के आदेश की अवहेलना किया है,
बहुत बड़ी। जी, बहुत बड़ी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि अगर सूचना से कि उसे जो सूचना दी गई है, यदि उससे संज्ञेय अपराध का गठन हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तो वो एफआईआर लिखे। ये उसकी ड्यूटी है और उसने अपनी कानूनी ड्यूटी नहीं पूरी की है। तो इस पर जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में 2012 दिसंबर में, जी जी, तो उस समय आईपीसी में और सीआरपीसी में बहुत व्यापक बदलाव किए गए थे। जी, उसी समय आईपीसी में एक धारा जोड़ी गई 166 को 166A, उसको लिखा गया है बीएनएस के सेक्शन 199 में, 199 में, जिसमें थानेदार के खिलाफ जिस पर एफआईआर लिखने की जिम्मेदारी है, यदि ये लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ एफआईआर लिखाने की पावर है, क्योंकि वो धारा 166 को आईपीसी, जो धारा 199 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में न्यूनतम 6 महीने के कठोर कारावास से लगाए अधिकतम 2 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध है। जी। और एक बात और बता दें संध्या जी, कि एफआईआर न लिखना जो अपराध है थानेदार के द्वारा जो किया जा सकता है, उस पर एक्शन लेने के लिए किसी राज्य से, सरकार से, किसी अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जी, साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे किसी अपराध की सूचना अगर मिल रही है, कैसे कि एफआईआर न लिखने का अपराध, एफआईआर न लिखने का अपराध, तो उस अपराध का संज्ञान कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है एफआईआर करके, पुलिस रिपोर्ट जाने पर, कंप्लेंट जाने पर, चाहे कैसे भी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो भी है, उसकी भी एफआईआर लिखवाई जा सकती है। और एफआईआर अगर हम लिखवा रहे हैं तो जिस थानेदार के खिलाफ दूसरे थानेदार से या उसी थाने में लिखवा रहे हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि ऊपर से परमिशन लेकर आइए। आमतौर पर पब्लिक सर्वेंट के ड्यूटी के दौरान अगर उस पर किसी अपराध का इल्ज़ाम लगता है तो ऊपर के अधिकारी से परमिशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन एफआईआर न लिखने वाले अधिकारी के लिए ऊपर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस बारे में थोड़ा सा और करेक्ट कर दें कि एफआईआर न लिखने पर ये जो धारा 166 को है आईपीसी की, जो 199 बीएनएस है, वो सभी अपराधों पर लागू नहीं होती। वह केवल कुछ खास अपराधों का एफआईआर न लिखने पर ही लागू होती है। जी, उसमें दिया हुआ है बीएनएस जी, वो सेक्शन दिए हुए, वो सेक्शंस हैं। वो जो सेक्शंस हैं बहुत सिंपल हैं, वो याद हो जाएंगे किसी को भी। देखिए, धारा 64 से 71, ये सब रेप विषयक अपराध है, यौन अपराध है। 72, 73 छोड़ दिया गया है, जो रेप पीड़िता की पहचान बताने वाले जैसे अपराध हैं उसको छोड़ दिया गया। फिर 74 से 79 ये छेड़खानी विषयक अपराध है। और फिर इसके बाद धारा 124 बीएनएस की धाराएं बोल रहा हूँ, वो एसिड अटैक का अपराध है। 143 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 144 ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो व्यक्ति लाया गया उसके साथ यौन दुराचार करना। जैसे कोई लड़की कहीं से बेच खरीद कर लाई गई और उससे कोई ग्राहक जाता है, गलत संबंध बनाता है, वेश्यावृत्ति में जाता है, उसको ये अनुमान है कि ये खरीद कर लाई गई होगी। ऐसे तो वेश्यावृत्ति के लिए शायद उसको अपराध न माना जाए, ग्राहक को दोष नहीं माना जाता, लेकिन अगर उसको अनुमान है कि ये कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लाई गई लड़की या लड़का है, जो अक्सर आजकल सुनने में अक्सर आता है, तो उसके लिए सजा उसको मिल जाएगी, ज़्यादा सजा मिल जाएगी। तो इन्हीं अपराधों के लिए एफआईआर अगर नहीं लिखी गई तो एफआईआर न लिखना भी अपराध है। यौन उत्पीड़न भी आता है। सर, ये धारा तो 2013 से ही ऐड थी कानून में जी। तो सर, के महिला खिलाड़ी जो इतना धरना प्रदर्शन करी, अपने जो उनके साथ अत्याचार हुआ था, यौन उत्पीड़न, तो क्या वो जो अधिकारी उनके एफआईआर नहीं लाज कर रहे थे, तो क्या वो उन पर ये धाराएं लागू करवा सकती हैं? बिल्कुल लागू करवा सकती हैं जी। देखिए, यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज न करना 3 फरवरी 2013 से अपराध बना दिया गया है। जब से ये कानून लागू, जब से ये कानून, निर्भया कानून जब से लागू हुआ 3 फरवरी 2013 जी। तो 3 फरवरी 2013 के बाद पूरे भारत में कहीं भी अगर यौन उत्पीड़न के संबंधी अपराध, जिसमें रेप भी है और यौन उत्पीड़न भी है, छेड़खानी भी है, पीछा करने का अपराध भी आता है, घूरने वाला अपराध भी आता है, यानी छोटा अपराध या बड़ा अपराध जितने भी हैं, और एसिड अटैक, इन्हीं अपराधों पर ये होता है कि एफआईआर नहीं लिखेंगे तो सजा हो जाएगी, थानेदार पर अपराध बनेगा। ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, वो यौन उत्पीड़न की शिकायत थी।
वो आईपीसी की धारा 354 का अपराध था जी। जो धारा 166 क में दर्ज है कि अगर उससे संबंधित एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो न लिखने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो ओलंपिक पदक विजेता बेटियां और अन्य महिला खिलाड़ी जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी, वह अपराध सूचना के मुताबिक उस प्रकृति का अपराध है जिसकी एफआईआर न लिखना भी अपराध है जी। तो ऐसे में उस थानेदार के खिलाफ जहां वो गई वो सब उस समय आईपीसी की धारा 166 क के दोषी हैं और इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जा सकती है। एफआईआर न लिखने पर उससे आगे जाया जा सकता है। अब एक बात और भी होगी कि क्या कभी भी एफआईआर लिखाई जा सकती है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। हर किसी के मन में रहता है कि अपराध हो गया, हम अगर अपराध हमारे खिलाफ कुछ हुआ है तो हम तुरंत जाएं या फिर लोगों से राय परामर्श ले लें। हाँ, अब देखिए कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें सूचना देने से ही ये महसूस होता है कि घटना घटी भी थी कि नहीं घटी थी, लेकिन एफआईआर लिखाने जो गई थी वो लोग उसके तो सार्वजनिक साक्ष्य हैं जी। तो उस मामले में एक समय सीमा है, क्योंकि ये अपराध केवल 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और जो भी अपराध 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है उनमें समय सीमा 3 वर्ष होती है उसके लॉज करने के, एफआईआर लॉज करने की, क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने की। उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की समय सीमा 3 वर्ष होती है। सीआरपीसी में थी और संगत प्रावधान बीएनएसएस में भी किए गए हैं। यहाँ के बीएनएसएस के अध्याय 38 में 38 में है, वहाँ चैप्टर 36 में थे सीआरपीसी की। तो 2 वर्ष तक के दंडनीय अपराधों के लिए समय सीमा 3 वर्ष। ये लोग कब धरना प्रदर्शन कर रही थी, एफआईआर लिखाने कब गई थी? 2023 में, 2022 या 23 में गई थी, 23 या 22। तो अभी उनके पास पूरा वक्त है कि वो जाके एफआईआर लिखवाएं। और एक बात और बता दें संध्या जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही जाकर एफआईआर लिखाएं। जिन अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है, संज्ञेय अपराधों में पुलिस की भी ड्यूटी होती है कि अगर उसको इस अपराध की सूचना मिली जो संज्ञेय है तो खुद से एफआईआर लॉन्च करके काम करें। मोटो वाली बात, सो मोटो उनको करना चाहिए। तो सर यौन उत्पीड़न के जो भी अपराध हुए, चाहे एसिड अटैक के भी अपराध हुए, एफआईआर नहीं लिखते हैं जो अधिकारी, लेकिन किसी पर भी आज तक कभी नहीं सुना गया कि उस एफआईआर न लिखने पर उस पर एफआईआर हो गया। हाँ, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य जी, सर। यही अशिक्षापन है जी। मैंने 2013 में ही 20,000 मैंने पंपलेट छपवाया था, आज भी होगा हमारे पास जी, जिसमें मैंने लिखा था कि एफआईआर दर्ज न करना भी अपराध बना दिया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार ने एफआईआर दर्ज करने को न केवल अनिवार्य बनाया था बल्कि दर्ज न करने वाले अधिकारी के लिए सजा का प्रावधान कर दिया था, केवल यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में। अभी इतना ही सीमित, जो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात सच है, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि फला जगह एफआईआर कराने गए, नहीं हुआ और इसी से पीड़ित होकर लड़की ने आत्मदाह कर लिया। और सर ये बहुत सेंसिटिव भी मुद्दा होता है लोगों के साथ। इस तरह की अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो एक तो लोग समाज के, घर परिवार के भी डर से भी लोग जाना नहीं चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है। और चले भी गए और उसके बावजूद भी अधिकारी एफआईआर न लॉन्च करें, देश के लिए बहुत बड़ी मतलब एक तरह से दुर्भाग्य की बात कही जाएगी। और इसमें एक समस्या और भी आती है संध्या जी, जब कभी अपराध करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं होगा जी, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसको एक्शन लेना है वो अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता। कौन फाइल तैयार करेगा, कौन जाएगा दिखाने कि अपराध हुआ है। यही मेन हो जाता है कि फिर उनके अधिकार में कैसे ऐसे अपराध हो गए, हाँ, उनके क्षेत्र में उनके रहते हुए, तो वो सोचता है कि वो अपने यहाँ के रजिस्टर को साफ दिखाने के लिए कि उसके इलाके में अपराध नहीं हो, एफआईआर दर्ज नहीं किया जी। इससे मनोबल किसका बढ़ा? अपराधी का। बिल्कुल। तो अपराधियों के मनोबल बढ़ाने वाले कारकों में से जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एफआईआर लॉन्च न किया जाना जी, ये बहुत बड़ा है। अक्सर आप सुनती होंगी कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, परिवार के लोग डांटे बोले तो लड़के लड़ने आ गए या उसके परिवार के लोग लड़ने आ गए, फिर वो लोग थाने पर गए, वहाँ एफआईआर नहीं लॉन्च हुई और तब वो बदमाश जो है कई लोगों के साथ घुस के घर में बलात्कार कर दिया, मारपीट कर दिया। उसका मन कैसे बढ़ गया सर? मन उसका इस तरह से बढ़ गया कि पीड़िता एफआईआर करने गई और वहाँ अधिकारी ने उसकी बात सुनी। हाँ, तो अब वो सोच लिया कि अधिकारी तो सुन नहीं रहे हैं जी, इसलिए इसका मनोबल बढ़ गया।
अधिकारी तो अपने इलाके में अपराध कम दिखाने के लिए एफआईआर नहीं लिखे, जी लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? अपराधी का मनोबल बढ़ गया। शिकार कौन हो गया? आम व्यक्ति। जी तो हमारी सरकारों को, हमारे तंत्र को अपराध जो दर्ज करने का तरीका है कि कितने एफआईआर लिखी गई, कितनी सूचनाएं आई, उसी आधार पर यह तय होता है कि इलाके में अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है। जी इसका शिकार अंत में आम आदमी हो जाता है। थानेदार एफआईआर इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि ज़्यादा लिख देगा तो उसी से सवाल हो जाएगा। अपराध रोकना भी उसी को, एफआईआर भी उसी को लिखना है। जी विभाग का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। दुर्भाग्यवश बात है, अंग्रेजों के ज़माने से लंबित है। सन 73 से विधि आयोग ने रिपोर्ट देकर छोड़ा हुआ है। और ये दोनों मामले अगर अलग अलग लोगों के पास रहता है सर, तो ये बहुत मतलब आम जन को बहुत सुविधा होती बहुत सुविधा होती है। ये उसी तरह से है कि जिसको आपने कह दिया कि तुम चौकीदारी करो, देखना कोई चोरी न करे, जी और कोई चोरी किया कि नहीं किया इसकी सूचना जो तुम दोगे वही मानी जाएगी। जी तो वो क्या करेगा? वो आराम से सोएगा। चोरी हो जाने पर भी कहेगा नहीं चोरी नहीं हुई, क्योंकि जो वो सूचना देगा वही मानी जाएगी। तो ये सिस्टम खराब है। जी। अंग्रेज इसको सुधार नहीं पाए थे, ये सुधारना बाकी था, वो चले गए और तब से हम लोग नहीं सुधार पा रहे हैं। और आज नया कानून भी लिख दिया गया तो उसमें भी ये चीज़ सुधर कर नहीं आई। नहीं आई, ये सुधर कर नहीं आई, ये भी आलोचना का विषय है। जी, ये सुधर कराना चाहिए था, तो ये आलोचना का विषय है। तो एफआईआर अगर नहीं लॉन्च की जाती है तो इसके लिए वैकल्पिक उपाय तो सभी मामलों में लागू होंगे, लेकिन सजा वाली बातें केवल यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराध पर लागू होती है। जी जी। तो सर बहुत सारा अभी टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि क्या थानेदार किसी को भी बुला सकता है पूछताछ के लिए अपने थाने पर, या सर क्या थानेदार 14 दिनों तक एफआईआर लॉन्च करने से मना कर सकता है? अच्छा, वो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाली बात जी है। जी जी सर, इन दो बिंदुओं पर भी मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा चर्चा करिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो दर्शकगण हैं उनको आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोग भी इस वीडियो पे कमेंट करके हमें अवगत कराइएगा कि आप लोगों को कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बात नहीं समझ में आई, ताकि हम सर के साथ फिर से बैठ करके कुछ चर्चा कर सकें। तो इसी के साथ अब मैं बात अपनी समाप्त करूंगी, और सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए, और आप सभी को भी जय संविधान।